हाय हेलो एवरीवन। सो ईएफसी लिमिटेड का Q3 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। Q3 के रिजल्ट कंपनी के थोड़े से मिक्स रहे थे। रेवेन्यू टर्म्स में डिसअपॉइंटिंग नंबर था, सिर्फ 3% की ग्रोथ थी कंपनी की। बट ऑफ कोर्स मार्जिन, EBITDA और पैट के नंबर पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। पैट तो आई थिंक कंपनी का ऑलमोस्ट डबल हुआ था। 21 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, इस क्वार्टर 40 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब देखते हैं कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है, कैसा गाइडेंस रहता है, डिमांड कैसी है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, एंड ओवरऑल कैसा आउटलुक बन रहा है इस बिजनेस का। सो इनके नंबर्स वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ऑफ कोर्स अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखोगे तो रेवेन्यू का ग्रोथ भी ठीक ठाक लगेगा, लेकिन वाई वाई टर्म्स में सिर्फ 3% की ग्रोथ थी रेवेन्यू के अंदर। देन लीजिंग वर्टिकल की अगर हम बात करें, जो इनका कोवर्किंग वाला बिजनेस है, मेन बिजनेस है, सो इसमें इनका जो टोटल एयूएम है 2.6 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल एयूएम है कंपनी के पास में, और 70 साइट्स है। अब इसमें टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 57,000 का टोटल सीटिंग कैपेसिटी है। लास्ट क्वार्टर ये नंबर 50,000 के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 5600 सीट्स जो हैं वो और ऐड करे हैं इस Q3 के अंदर। अब पहले इनका गाइडेंस था कि ये 70,000 के आसपास टोटल सीट्स ऐड कर देंगे बाय द एंड ऑफ FY25। बट क्योंकि Q3 तक कंपनी के 57,000 सीट्स ही हुए हैं, सो अब ऐसा लग रहा है कि 65,000 तक कंपनी अपने नंबर ऑफ सीट्स को लेके जा पाएगी FY25 के एंड तक। देन एवरेज रेंट अगर आप देखोगे तो 6250 रुपीज का एवरेज रेंट है कंपनी का, एंड लास्ट 2-3 क्वार्टर से इसी रेंज के आसपास ये रेंट है कंपनी का। देन ऑक्यूपेंसी का नंबर काफी स्ट्रांग है, 90% का ऑक्यूपेंसी रेट है कंपनी का। अब ये नंबर इसलिए भी अच्छा हो जाता है बिकॉज अगर आप वाई वाई लेवल पे कंपनी की सीटिंग कैपेसिटी देखोगे तो वो 40-50% से ग्रो कर रही है। यानी नंबर ऑफ सीट्स आप 40-50% से ग्रो कर रहे हो, एंड उसके साथ में आपका ब्लेंडेड लेवल पे जो ऑक्यूपेंसी का नंबर है वो 90% है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ब्लाइंडली नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते जा रहा हूँ और मार्केट से टीनेट्स नहीं आ रहे मेरे पास, या मैं क्लाइंट्स को नहीं लेकर के आ पा रहा हूँ। मेरे नंबर ऑफ सीट भी इंक्रीज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे ऑक्यूपेंसी का नंबर भी मेंटेन्ड है 90% के आसपास। बिकॉज अगर ऑक्यूपेंसी का नंबर मेरा ड्रॉप होगा तो उससे क्या होगा कि मेरा रेंटल एक्सपेंस बढ़ जाएगा, मेरा अननेसेसरी एक्सपेंस वाला पार्ट बढ़ जाएगा, जो मेरे प्रॉफिट को भी इंपैक्ट कर सकता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि कंपनी इस चीज को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। देन इनका दूसरा डिवीजन है डिजाइन एंड बिल्ड का। इसमें भी ग्रोथ काफी अच्छी है, रेवेन्यू 51% से ग्रो करा है, और कंपनी के पास में 92 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी पड़े हुए हैं। तो फोर्थ क्वार्टर में 92 करोड़ का रेवेन्यू तो इन सारे ऑर्डर से ही आ जाएगा, और प्लस इसके साथ में और जो ऑर्डर्स कंपनी एग्जीक्यूट करेगी तो उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ रहने की एक्सपेक्टेशन है। देन फर्नीचर बिजनेस की बात करें, जो कंपनी ने अभी रिसेंटली थर्ड क्वार्टर में ये ऑपरेशनलाइज हुआ है कंपनी का। तो पहले कंपनी फर्नीचर्स की ट्रेडिंग करती थी, अब इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करा है। Q3 में वो प्लांट इनका जो है वो ऑपरेशनलाइज हुआ है। सो इसमें 13 करोड़ का रेवेन्यू आया है थर्ड क्वार्टर के अंदर, और इसमें अभी 2.6 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो अंडर प्रोग्रेस है, वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, पाइपलाइन में है। प्लस ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे इसमें कंपनी की, तो नेक्स्ट 1 मंथ के लिए 8.5 करोड़ का ऑर्डर है कंपनी के पास, एंड नेक्स्ट 1 to 2 मंथ के लिए 14.3 करोड़ का ऑर्डर है। तो अगर आप इनको ऐड करोगे 14 प्लस 8 प्लस ये 2.6, सो ऑलमोस्ट 25 करोड़ का ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी के पास अभी पड़ा हुआ है। यानी फोर्थ क्वार्टर में ये 25 करोड़ का ऑर्डर तो कंपनी काफी आराम से एग्जीक्यूट कर सकती है। तो 13 करोड़ का रेवेन्यू आया है थर्ड क्वार्टर में। फोर्थ क्वार्टर में अराउंड मतलब 25 करोड़ से ज्यादा ही रेवेन्यू आना चाहिए। अब इन्होंने पहले गाइडेंस दिया था कि फर्नीचर बिजनेस में हम 50 से 75 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे बाय द एंड ऑफ FY25। तो मोस्ट लाइकली 50 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कंपनी अचीव कर सकती है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देन एक और अपडेट आया है इनके एसएम रीट के ऊपर। सो एसएम रीट का सर्टिफिकेशन वगैरह कंपनी को मिल गया है। अब कंपनी DRHP फाइल करने का बोल रही है, जो कि फरवरी के एंड वीक तक इनको करना था। देन एक बार जब उस पर अप्रूवल आ जाएगा सेबी का, तो कंपनी IPO के लिए अप्लाई करेगी। नेक्स्ट ईयर क्या ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे? सो मैनेजमेंट का कहना है कि एक तो ये फर्नीचर वाला बिजनेस अभी इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2 ही क्वार्टर ऑपरेशनलाइज हुआ है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका पूरा बेनिफिट हमको मिलेगा, इसका यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेगा। दूसरा, कंपनी कह रही है जो एसएम रीट है वो उसका इनकम हमारे बॉटम लाइन में ऐड होगा, वो हमारे ग्रोथ को ड्राइव करेगा। कैसे ऐड होगा आगे उसको डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ में ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ डिमांड काफी अच्छी है। इनका कहना है कि GCC वाला पार्ट तो है ही, बट उसको अगर आप एक्सक्लूड भी कर दोगे, स्टिल डोमेस्टिकली जो बड़े कंपनीज हैं, स्मॉल कॉर्पोरेट्स हैं, या फिर आपके जो स्टार्टअप्स हैं, वो आज के टाइम पे उनकी काफी अच्छी इंक्वायरी आ रही है। उनको कस्टमाइज ऑफिस की काफी ज्यादा डिमांड है, तो उससे डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस में ग्रोथ अच्छी है। प्लस हमारा जो कोवर्किंग का बिजनेस है उसमें हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज में कमिटमेंट्स दे रखी है, एंड एट द सेम टाइम जो टीनेंट्स वगैरह है उनकी भी अच्छी इंक्वायरी हमारे पास आ रही है।
तो ये सारी चीजें देखते हुए मैनेजमेंट कह रही है कि अगले साल भी अच्छी ग्रोथ रहने की एक्सपेक्टेशन है। नंबर्स टर्म से में इन्होंने अभी गाइडेंस नहीं दिया है। इनका कहना है कि Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY26 का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसमें हम गाइडेंस देने की पोजीशन में होंगे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। देन एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि कंपनी का जो रेंटल इनकम है उसका ग्रोथ और जो इनके बिलिंग सीट्स हैं उसका ग्रोथ दोनों में डिफरेंस दिखता है। सो इनका रेंटल इनकम ग्रो हुआ है 31% से, लेकिन जो नंबर ऑफ बिलिंग सीट्स है उसमें 52% की ग्रोथ है। तो ये गैप क्यों है? बिकॉज इसमें मैनेजमेंट कह रहा है दो तीन चीजें इसमें रोल प्ले करती है। सबसे पहला कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर में आप नंबर ऑफ सीट्स कब ऐड कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट मंथ में अपने सीट्स को ऐड कर रहे हो, आपकी सीट्स की बिलिंग हो रही है, तो आपके पास सेकंड मंथ और थर्ड मंथ है जहां पे उसका रेवेन्यू ऐड होगा आपके बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर आप सेकंड मंथ में उसका सीट ऐड हो रहा है या थर्ड मंथ में आपकी सीट्स की बिलिंग हो रही है, तो उसका जो रेवेन्यू है वो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर दिखेगा। तो एक तो ये चीज इंपैक्ट करती है रेवेन्यू को। दूसरा, अगर आप ईएफसी का मॉडल देखोगे तो ये लार्ज कॉर्पोरेट्स को ज्यादा टारगेट करते हैं। मतलब इनके मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो मैनेज्ड ऑफिसेस के अंदर हैं, जहां पे कंपनी के एक ही क्लाइंट ने एक ऑफिस के अंदर काफी बड़ा स्पेस लिया हुआ है। अब इसका प्रोज एंड कॉन दोनों है। प्रोज अगर आप देखोगे तो ये है कि आपको ऑक्यूपेंसी के लिए ज्यादा क्लाइंट को ढूंढना नहीं पड़ता, ज्यादा टीनेंट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। एक ही टीनेंट ने आपको काफी बड़ी ऑक्यूपेंसी दे रखी है, स्टेबल रेवेन्यू आ रहा है उस क्लाइंट से। लेकिन इसका रिस्क ये हो जाता है कि अगर कल को वो क्लाइंट आपका उस प्रॉपर्टी को छोड़ता है तो सडनली आपका ऑक्यूपेंसी लेवल एकदम से ड्रॉप कर जाएगा एंड मार्केट से आपको टीनेंट वगैरह का रिक्वायरमेंट काफी जल्दी लाना पड़ेगा। तो अब ये डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर, कंपनी के ऊपर, कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, कैसा आपका रिलेशनशिप है आपके क्लाइंट्स के साथ में, कितना बॉन्ड है, कितने पहले वो आपको इंटीमेट कर रहा है कि कब उसको प्रॉपर्टी को छोड़ना है। ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसकी वजह से कंपनी का कहना है कि जो बड़े क्लाइंट्स आपकी प्रॉपर्टी के अंदर जब एंटर करते हैं तो बुकिंग तो वो पहले कर लेते हैं, लेकिन सीट्स की जो फिलिंग होती है वो काफी स्टैगर्ड वे में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको 100 सीट्स की उन्होंने बुकिंग करी है तो पहले वो 20 सीट्स में या 30 सीट्स में एंटर करेंगे, फिलिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे करके उनके जो फिलिंग है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो उससे भी एक्चुअल रेवेन्यू में इंपैक्ट पड़ता है। तो कंपनी कह रही है कि इसलिए आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ सीट्स और हमारा रेंटल इनकम का ग्रोथ ये कभी भी सेम नहीं रहेगा। इसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं क्वार्टर्स के, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करोगे तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा। वाई वाई लेवल पे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा बेटर पिक्चर इसमें दिखेगा। देन नेक्स्ट ईयर के लिए कैपेक्स का कैसा गाइडेंस है कंपनी का। सो इनका कहना है कि जो हमारा कोवर्किंग वाला बिजनेस है इसमें अगले कुछ ईयर्स के लिए, एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए 25,000 सीट्स हम एनुअली ऐड करने को देख रहे हैं। अब इस साल मैनेजमेंट का जैसे हमने डिस्कस किया कि 65,000 सीट्स टोटल हो जाएंगे कंपनी के, तो उसके ऊपर से कंपनी अगर 25,000 सीट्स और ऐड करेगी तो मतलब 38-39% का ग्रोथ हो गया। यानी एटलीस्ट सीटिंग कैपेसिटी का ग्रोथ अगर हम देखें तो कंपनी 35 से 40% का ग्रोथ टारगेट कर रही है, जो कि बहुत हेल्दी नंबर है। तो मतलब 25,000 सीट्स कंपनी नेक्स्ट ईयर ऐड करने को देख रही है। अब पर सीट जो कैपेक्स लगता है कंपनी का वो 50,000 रुपीज का लगता है एंड इसमें 10,000 रुपीज का इनको डिपॉजिट देना पड़ता है अपने लैंडलॉर्ड को। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 150 करोड़ का कैपेक्स आएगा कंपनी का अपने कोवर्किंग वाले बिजनेस के अंदर। इसमें कंपनी थोड़ा सा प्रूडेंटली प्ले करती है, बिकॉज इनका कहना है कि हम वैसी प्रॉपर्टीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं जहां पे जो लैंडलॉर्ड है वो खुद से फर्नीचर फिटिंग के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो इनका रेशियो रहता है कि 15 से 20% का जो इन्वेस्टमेंट है एक प्रॉपर्टी के अंदर फर्नीचर फिटिंग का वो कंपनी खुद करती है, और बाकी का जो बैलेंस है 80-90% वो इनके जो लैंडलॉर्ड है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से टोटल कैपेक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो 150 करोड़ का कैपेक्स है, कंपनी का कहना है कि ये नेक्स्ट ईयर आएगा कोवर्किंग वाले बिजनेस के अंदर। देन दूसरा जो इनका फर्नीचर वर्टिकल है, फर्नीचर वाला बिजनेस है, इसमें कंपनी ये कह रही है कि प्लांट मशीनरी वगैरह के अंदर तो हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है इसी फाइनेंशियल ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर इस बिजनेस में कोई बड़ा कैपेक्स नहीं आएगा, सिर्फ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि अगले साल कंपनी इस बिजनेस में इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स को टारगेट करेगी। तो इनका गाइडेंस है कि 150 करोड़ के आसपास का हम रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं फर्नीचर वाले बिजनेस के अंदर। अब अगर आप ग्रोथ का टारगेट देखोगे तो इस साल कंपनी 50 से 75 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है फर्नीचर बिजनेस से। अगले साल इनका कहना है कि 150 करोड़ के आसपास हम टारगेट कर रहे हैं। तो देखने में लगेगा कि ऑलमोस्ट 2 टाइम 3 टाइम ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन ये जो 50 से 75 करोड़ है ये 2 क्वार्टर में आएगा और अगले पूरे साल में आपका 150 करोड़ आएगा। तो ग्रोथ अच्छा है, लेकिन ऐसा 2 टाइम 3 टाइम ग्रोथ इसको नहीं बोल सकते। तो क्योंकि ये 150 करोड़ का रेवेन्यू आएगा कंपनी का, इनका ये गाइडेंस है। सो इसमें कंपनी का कहना है कि 2 मंथ्स की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। कैपेक्स नहीं होगा, बट वर्किंग कैपिटल हमको 2 मंथ्स का इसमें रिक्वायर्ड रहेगा।
देन उसके बाद इनका जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है, क्योंकि वो एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, तो अगेन उसमें भी आपका कैपेक्स नहीं जाएगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल उसमें भी आपका 30 से 45 डेज का रहेगा। तो ये टोटल इन्होंने गाइडेंस दिया है कैपेक्स का, यानी बड़ा कैपेक्स कंपनी का को वर्किंग वाले बिजनेस के अंदर ही जाएगा, जो ये 150 करोड़ के आसपास करेंगे। और मतलब इनकी अगर आप कैश फ्लो देखोगे या इबिट्टा देखोगे, इबिट्टा ही कंपनी का लास्ट ईयर 270 करोड़ का था, इस साल और भी अच्छी ग्रोथ आई है। तो ऐसा इस सिनेरियो पे देख के लगता नहीं है कि कंपनी को कोई बहुत ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी। ग्रोथ वगैरह प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह काफी अच्छी है कंपनी की। देन एक और चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ईएफसी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है या जो फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है वाई वाई लेवल पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी। लास्ट क्वार्टर में 7 करोड़ था, इस क्वार्टर में 18 करोड़ आ गया है। लास्ट ईयर 11 करोड़ था, इस क्वार्टर में 18 करोड़ आ गया है। तो दोनों में इंक्रीज देखने को मिला है। इसका रीजन ये है, कंपनी ने, हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि पुणे में एक प्रॉपर्टी को एक्वायर किया इन्होंने, तो उसके लिए इन्होंने 55 करोड़ का डेट लिया था। अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखोगे सितंबर की, तो आपको दिखेगा कि इनका लॉन्ग टर्म डेट भी इंक्रीज हो गया है। आई थिंक 140-150 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये 55 करोड़ का डेट लिया है कंपनी ने, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गया, फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो गया है। अब 140-180 करोड़ का टोटल डेट है कंपनी का, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म डेट, लेकिन कंपनी के पास में कैश भी 200 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसा कोई डेट का भी कोई इशू लगता नहीं है। एक तो फाइनेंस कॉस्ट उसकी वजह से इंक्रीज हुआ है। दूसरा एक और चीज क्या हुई है कि जितने भी आप ये रिटेल मॉडल देखते हो या इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं जो लीज पे लेते हैं प्रॉपर्टी को, सो इनका जो रेंटल एक्सपेंस होता है उसको कंपनी फाइनेंस कॉस्ट में ऐड करती है। तो कंपनी कह रही है कि कई सारे जो साइट्स हैं, कई सारे जो सीट्स हैं हमारे, वो अभी इस क्वार्टर में ऑपरेशनलाइज हुए हैं, लाइव गए हैं हमारे, तो उसका रेंटल एक्सपेंस हमको पीएनएल में ऐड करना पड़ा है। तो इसलिए आपको फाइनेंस कॉस्ट उसकी वजह से भी आपको और ज्यादा इंक्रीज दिख रहा है। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनको ये रेंटल वाला जो पार्ट है वो फाइनेंस कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट भी देखोगे, ये सारे जैसे रिटेल कंपनीज होती है उनका बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, तो आपको लाइबिलिटी में एक लाइन आइटम दिखेगा लीज लाइबिलिटी का। तो उसकी वजह से आपको दिखता है कि डेट टू इक्विटी इन कंपनीज का ज्यादा है, बट एक्चुअली में वो एक तरीके का डेट नहीं है, वो जस्ट अकाउंटिंग की वजह से इनको वो लीज लाइबिलिटी में लेना पड़ता है। और सेम आप एसेट साइड पे देखोगे तो आपको राइट ऑफ यूज करके एक लाइन आइटम दिखेगा इनके एसेट साइड पे। तो जो राइट ऑफ यूज वाला एसेट है वो इनको डेप्रिशिएट करना पड़ता है उस पूरे टेन्योर के अंदर, और वो जो लीज लाइबिलिटी वाला पार्ट है वो इनको एक्सपेंस के अंदर लेना पड़ता है, रेंटल एक्सपेंस में वो ऐड हो जाता है आपका। सो इस वजह से कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट जो है वो वाई वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। देन कंपनी का अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे, तो इनके रेवेन्यू का 45 से 50% जो है वो एक्सपेंस में जाता है, रेंटल एक्सपेंस में जाता है। बिकॉज वही डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी को फंडिंग किसने किया है। जिस प्रॉपर्टी में ईएफसी खुद ज्यादा इन्वेस्ट करता है उसके कैपेक्स में, फर्नीचर फिटिंग वगैरह में, उसका जो रेंटल एक्सपेंस है वो कम होता है, मतलब उसका कैपेक्स कम होगा, ओपेक्स ज्यादा हो जाएगा, ऑपरेशन एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जिस प्रॉपर्टी में जो ऑनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो कैपेक्स करता है, मतलब वो फर्नीचर फिटिंग के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो उस प्रॉपर्टी का रेंटल एक्सपेंस बढ़ जाता है, लेकिन जो इनका ओपेक्स है वो कम हो जाता है, यानी कैपेक्स बढ़ जाए, सॉरी कैपेक्स कम हो जाएगा, ओपेक्स बढ़ जाएगा। उस तरीके से कंपनी का ये टेन्योर रहता है इन चीजों का। इनका टोटल प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो अराउंड 50% ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मोर देन 5 ईयर्स हैं। ऐसा इसलिए कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्होंने 2022 के बाद में ऐड करी है, सो इसलिए अभी 50% प्रॉपर्टीज जो है वो 5 ईयर्स पुरानी है। अब इसमें जब कल को टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा आपका, तब वो जो फर्नीचर्स है, वो फिटिंग्स है, उसका क्या होगा, वो कंपनी को बिलोंग करेगा या लैंडलॉर्ड को बिलोंग करेगा। सो मैनेजमेंट का कहना है कि ये चीज एक्चुअली डिपेंड करती है कि उसमें इन्वेस्ट किसने किया है, मतलब उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो लैंडलॉर्ड का है या हमारा है। तो अगर ऐसा केस होता है जहां पे लैंडलॉर्ड ने इन्वेस्ट किया हुआ है उस प्रॉपर्टी के फर्नीचर्स वगैरह के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उस वो जो एसेट है, वो जो फर्नीचर वगैरह है, उसकी वैल्यू को हम डेप्रिशिएट कर देते हैं उस पूरे टेन्योर में। फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर के लिए हमने उस प्रॉपर्टी को लिया है, तो उस 10 ईयर के अंदर हम वो जो एसेट वगैरह है उसको हम डेप्रिशिएट कर देंगे उसकी वैल्यू को। फिर उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी रिन्यू होती है नहीं होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई एड ऑन कॉस्ट नहीं आएगा हमारे ऊपर। दूसरा केस होता है जिसमें कंपनी इन्वेस्ट करती है उस प्रॉपर्टी के फर्नीचर्स वगैरह के अंदर, तो इसमें भी कंपनी क्या करती है, उसका जो एसेट्स वगैरह है उसको वो मतलब वो टेन्योर के अंदर ही उसको डेप्रिशिएट कर देती है। वही 10 ईयर का अगर लीज लिया हुआ इन्होंने 10 ईयर के पीरियड के लिए, तो उस 10 ईयर में वो उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट्स को पूरे तरीके से डेप्रिशिएट कर देगी। एंड इसमें अगर कल को 10 ईयर के बाद दोबारा से रिन्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्ट उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो यहाँ पे कंपनी के पास में एक एडवांटेज ये हो जाता है कि उस एसेट्स के वैल्यू को तो आप ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर चुके हो, आगे अब आप उस जो एसेट्स को यूज करोगे आपको और फर्दर डेप्रिशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो एक्सपेंस वाइज कंपनी के लिए वहां पे थोड़ा सा एक एडवांटेज हो जाता है उस केस के अंदर। देन उसके बाद अगर आप देखोगे इस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू आया है फर्नीचर वाले बिजनेस से, वो इनके खुद के इंटरनली जो इन्होंने ऑर्डर किया उसमें सिर्फ 2.5 करोड़ का एडिशन रहा है। बाकी जो इनको रेवेन्यू आया वो इनको हैदराबाद में एक जो क्लाइंट है फूड एंड बेवरेजेस से की कंपनी है, लास्ट क्वार्टर में भी हमने डिस्कस किया था, वहां से इनको बाकी का रेवेन्यू आया है। एसएम रीड से बॉटम लाइन में कैसे बेनिफिट मिलेगा? सो कंपनी का कहना है कि हमारी जो सब्सिडरी है ईएफसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वो उस एसएम रीड का मैनेजर होगा, वो उसको मैनेज करेगा। इस एसएम रीट में ईएफसी लिमिटेड का 5% स्टेक होगा, बाकी जो 95% है वो इन्वेस्टर्स का स्टेक होगा। तो कंपनी कह रही है क्योंकि हम इसको सर्विस देंगे, मतलब इसका जो टीनेंट्स लाना हो गया, इसकी मैनेजिंग एक्टिविटी हो गई, लीजिंग एक्टिविटी हो गई, डे टू डे ऑपरेशन मैनेज हो गया, ये सारी चीजें हम करेंगे, तो इसके अगेंस्ट में हम एक सर्विस फी चार्ज करेंगे। वो सर्विस फी सीधे हमारे बॉटम लाइन में ऐड होगा क्योंकि हमारा कोई एक्सपेंस नहीं आएगा। सो जैसे अभी तक इनका जो भी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होता था और भी जो फर्दर एक्सपेंसेस होते थे वो ईएफसी लिमिटेड को अपने बुक्स पे लेने पड़ते थे, लेकिन अब से ये एक्सपेंसेस जो हैं वो एसएम रीट के बुक्स में जाएंगे। तो जो ये 5% जो भी ये कंपनी सर्विस फी चार्ज करेगी वो इनके सीधे बॉटम लाइन में आएगा क्योंकि कोई भी एक्सपेंस वगैरह इनको अपने बुक्स में नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बॉटम लाइन में एक एडवांटेज मिलेगा कंपनी को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। देन इसके बाद मार्जिन वगैरह का अगर आप देखोगे तो काफी हेल्दी मार्जिन है कंपनी के, एंड इनका कहना है कि डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस के अंदर अभी मार्जिन कुछ ज्यादा ही बेटर है। हमारा गाइडेंस 17-18% का है क्योंकि अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हमको ऐसे मिले हैं जिसमें बेटर मार्जिन है, इसीलिए आपको ओवरऑल लेवल पे काफी हाई मार्जिन दिख रहा है। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में इनका कहना है कि मार्जिन हमारे थोड़े से कम हो जाएंगे बिकॉज इतने हाई मार्जिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। देन इसके बाद अगर आप देखो तो उनका टोटल सीट्स का गाइडेंस वही है 62 से 65,000। सो वही हमने भी बात करी थी कि 70,000 सीट्स अब लगता नहीं है कि कंपनी इतना अचीव कर पाएगी। 62 से 65,000 सीट्स का इन्होंने गाइडेंस दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर आप रेंटल वैल्यू देखोगे, एवरेज रेंट, तो कंपनी कह रही है कि 6,000 से 7,500 के रुपीज के बीच में एवरेज रेंट हमारा रहता है, 10% प्लस माइनस होता है उसमें। और अभी नियर फ्यूचर में हम इसको इसी रेंज में देख रहे हैं। ये डिपेंड करता है एक्चुअली माइक्रो मार्केट के ऊपर, मतलब किस लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टी है, वहां पे कमर्शियल किस तरीके का रेंट चल रहा है, हम क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अभी ये इसी रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6,000 टू 7,500 के बीच में। देन कंपनी का ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट कैसे रहने वाला है आने वाले टाइम में, तो कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए जो ग्रोथ है हमारा मेनली वो कोवर्किंग वाला बिजनेस ही ड्राइव करेगा, मतलब सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो उसी बिजनेस से आएगा। लेकिन 2-3 इयर्स के अंदर हमारा ऐसा मानना है कि इन तीनों बिजनेस के अंदर एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, मतलब 33% का रेवेन्यू शेयर होगा तीनों बिजनेसेस के बीच में। आगे चल के मार्जिन जो है वो 30 से 35% के बीच में इनका कहना है कि ओवरऑल लेवल पे इबिटा मार्जिन रहेंगे हमारे। एंड एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इकोनॉमी में हम जैसे देख रहे हैं कि काफी सारे सेक्टर्स में स्लो डाउन आ रहा है, कंज्यूमर सेक्टर में भी स्लो डाउन आ रहा है, तो क्या ऐसा कोई स्लो डाउन इनको अपने बिजनेस के अंदर दिख रहा है? क्या आगे चल के उसका कोई रिस्क हो सकता है? सो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप हमारे तीनों बिजनेसेस देखोगे, चाहे कोवर्किंग का हो, डिजाइन एंड बिल्ड का हो या फर्नीचर बिजनेस का हो, तो ये डायरेक्टली ऑफकोर्स इकोनॉमी से लिंक जरूर है, लेकिन ये जो डाइवर्सिफिकेशन हमने करके रखा है अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स में, ये एक तरीके का हमको सेफ्टी और स्टेबिलिटी देता है कि एकदम से हमारे रेवेन्यू पे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, मैनेजमेंट का कहना है कि कोविड के बाद से अगर आप देखोगे तो जो कोवर्किंग स्पेस में उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है, मतलब जीसीसी से तो ग्रोथ आ ही रही है ऑफ कोर्स, लेकिन डोमेस्टिकली भी आज चाहे बड़ी एमएनसी हो या आपकी जो स्मॉल साइज कॉर्पोरेट्स हो या स्टार्टअप्स हो, ये सब प्रेफर कर रहे हैं कि उनको एक अपना कस्टमाइज ऑफिस चाहिए। सो उसकी जो डिमांड है वो काफी इंटैक्ट है, एंड हमारा मानना है कि नेक्स्ट 1 से 2 साल के लिए ये इंडस्ट्री का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। तो डिजाइन एंड बिल्ड हो गया या हमारा लीजिंग कोवर्किंग वाला बिजनेस हो गया, इन दोनों बिजनेसेस में एटलीस्ट 1-2 साल के लिए तो हम काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्नीचर वाले बिजनेस में कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं क्लाइंट मिक्स के ऊपर। तो उनका कहना है कि हम जो एसेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज होती है, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया आपका, या आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो उन सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको ज्यादा टारगेट कर रहे हैं अपने फर्नीचर वाले बिजनेस के अंदर, जिससे कल को अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आता भी है, स्टिल हमारे इस वाले बिजनेस पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। सेम चीज ये कर रही है कंपनी कोवर्किंग वाले बिजनेस के अंदर भी। इनका कहना है अगर आप हमारा क्लाइंट मिक्स देखोगे तो जो आईटी के क्लाइंट्स हो गए या आईटीईएस हो गया, बीएफएसआई हो गया, ये जो ट्रेडिशनल कंपनीज होती है इनके ऊपर हमारा फोकस कम है, मतलब ये भी हमारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन मेनली हम फोकस कर रहे हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स, न्यू इमर्जिंग सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं
उनको हम अपना ओन बोर्डिंग पे फोकस कर रहे हैं अपने कोवर्किंग वाले बिजनेस के अंदर। तो क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइंट मिक्स प्लस बिजनेस सेगमेंट में जो मिक्स इन्होंने क्रिएट करा है, उसको लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि एटलीस्ट अगले 1 से 2 साल तक तो कोई बहुत बड़ा ग्रोथ में स्लो डाउन नहीं देख रहे हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से। एंड अगर कल को चल के ऐसा कोई स्लो डाउन आता भी है तो हमारे बिजनेस पे इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम से हमारी। और लास्टली जो सबसे नेगेटिव है इनके कॉन कॉल के अंदर, रिजल्ट के अंदर, कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस को घटाया है। तो पहले इनका गाइडेंस था कि टॉप लाइन को ये डबल करेंगे, 100% से ग्रो करेंगे। कॉन कॉल के अंदर इन्होंने बोला है कि हमने ये गाइडेंस नहीं दिया था, हमने ये इंटरनली टारगेट रखा था अपने लिए टारगेट सेट किया था। लेकिन इससे पहले के कॉन कॉल्स को अगर आप देखोगे या फिर मैनेजमेंट का भी जो 1-2 इंटरव्यू अवेलेबल है उसको भी अगर आप सुनोगे, तो मैनेजमेंट ने कहीं पे भी उस टाइम पे ये वर्ड नहीं बोला था कि हमारा ये इंटरनल टारगेट हमने अपने लिए रखा है, ऐसा गाइडेंस नहीं है। हर जगह पे कंपनी एक तरीके से गाइडेंस ही दे रही थी कि 100% का टॉप लाइन का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं FY25 के अंदर। सो अब मैनेजमेंट का कहना है कि Q3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो टॉप लाइन में 100% का ग्रोथ तो ऑफकोर्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि 50% या उससे थोड़ा सा ज्यादा का ग्रोथ रह सकता है हमारा पूरे FY25 के अंदर। अच्छी चीज इसमें यह है कि हमने इबिटा लेवल पे बहुत काम किया है, मार्जिन पे बहुत काम किया है, प्रॉफिट पे बहुत काम किया है, जो कि एक्चुअली आपको दिखेगा भी। मार्जिन में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है कंपनी का। और पैट का नंबर भी अगर आप देखोगे तो पिछले पूरे साल में 62 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। अभी 9 मंथ्स में इनका 92 करोड़ का पैट आ गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे अनडाउटेडली बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन गाइडेंस जो घटाया है कंपनी ने, वो एक काफी बड़ा नेगेटिव लगता है इनके लिए। ये हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था। तो ये पूरा कॉन कॉल वाला पार्ट है ईएफसी के लिए। डिमांड को लेकर के प्लस सीट एक्सपेंशन को लेकर के गाइडेंस काफी अच्छा दिया है। फर्नीचर बिजनेस के लिए भी गाइडेंस अच्छा है कंपनी का। सो बाकी सारी चीजें ठीक है। नेगेटिव पॉइंट पे हम वही बात कर सकते हैं कि जो इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ के गाइडेंस को घटाया है वो नेगेटिव लगता है। अगर आप वैल्यूएशन देखोगे स्टॉक का, तो स्टॉक का वैल्यूएशन अभी भी अच्छा है, 20-25 का पी मल्टीपल है। एंड बिजनेस का ग्रोथ 30-40% पे चल रहा है। बट अगर ये रेवेन्यू का गाइडेंस अगर इन्होंने नहीं घटाया होता, तो आई मीन जैसा व्यू पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी पहले लग रही थी इस बिजनेस के अंदर, वही सेम हम आज भी एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो वो एक सबसे बड़ा बैकड्रॉप है। अब देखना होगा फोर्थ क्वार्टर में किस लेवल पे, किस ग्रोथ पे कंपनी ऐड करेगी FY25 के अंदर। क्योंकि एक चीज आप अगर एक और आप चीज ऑब्जर्व करोगे, इनका जो कॉम्पिटिटर है, जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर, AWFIS, नेक्स्ट अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, वो कंपनी लास्ट 2-3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली 40-50% के रेट से ग्रो कर रही है। अब पहले उस कंपनी में प्रॉब्लम ये था कि वो लॉस मेकिंग थी, बॉटम लाइन पे उनका प्रॉफिट नहीं था। लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से प्रॉफिट भी आ रहा है और प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो आपका जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, वो ऑलरेडी 40-50% पे ग्रो कर रहा है और उसका पैट में भी काफी अच्छा ग्रोथ है। और ईएफसी जो है वो काफी छोटा है। अगर आप साइज में आप कंपेयर करोगे तो आई थिंक डबल का फर्क है इनके नंबर ऑफ सीट्स में। लेकिन अगर ईएफसी टॉप लाइन के ग्रोथ में अंडर परफॉर्म करता रहेगा ऑफिस को आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी, तब ऑफकोर्स ये डील इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं रहेगी। सो एक क्वार्टर का जो रेवेन्यू में डिक्लाइन है, गाइडेंस का डिक्लाइन है, ये ठीक है। बट देखना होगा आने वाले क्वार्टर्स में ये चीज कंसिस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। ईएफसी का ग्रोथ AWFIS के ग्रोथ से तो एटलीस्ट बेटर ही रहना चाहिए, तभी हमें एक बहुत अच्छा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके स्टॉक से। अभी डील इतनी खराब नहीं लगती है। रेवेन्यू का ग्रोथ का गाइडेंस घटाना ऑफकोर्स नेगेटिव है, लेकिन डील ओवरऑल अभी भी अच्छी है। 20-25 का पी मल्टीपल है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, मार्जिन एक्सपेंशन है, एंड ओवरऑल 50% प्लस का गाइडेंस दिया है इन्होंने फोर्थ क्वार्टर के लिए भी। सो लेट्स सी आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।